तो क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हेलो, क्या मैं आप सभी के लिए ऑडिबल विजिबल सब हूँ? ठीक है ना? तो क्या मैं शुरुआत करूँ आज के क्लास की? हम लोग कल 1925 पे पहुंच चुके थे। 1924 से आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या चीजों को पढ़ पाएंगे। तो आज हम लोग 1924, कल हम लोगों ने जो लास्ट पॉइंट पढ़ा था लेक्चर में, वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना के बारे में पढ़ा था। अब उसी 1924 से हम लोग आज आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे। और मैंने हमेशा आपको कहा है कि देखो, चीजें तो पीपीटी में लिखी हुई हैं, ठीक है ना। आज 1925 से 47 यही है ना आज का लेक्चर, कि सर हाँ आज 1925 से 47 की तरफ जाएंगे। और अगर हम लोग इसमें ध्यान दें, ठीक है ना, अगर हम लोग इसमें ध्यान दें तो इसमें चीजें जो हैं अभी थोड़ा सा जो है वो पीडीएफ में लिखी हुई हैं, लेकिन मैं अपने से लिख लिख करके इस चीज को पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मैं अपने से इन चीजों को लिख लिख करके पढ़ाऊंगा। अब जैसे ये सब मैं खुद समझाऊंगा, बस आपको ये इतना बता सकता हूं कि देखो ये हिंदी इंग्लिश में लिखा है, आपको पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो मैं 111 अगर आप लिखें तो इसका मतलब ये होगा कि यस सर, आप एक ब्लैंक पेज ले लीजिए, ठीक है ना। आप एक ब्लैंक पेज ले लीजिए और ब्लैंक पेज पे डिटेल में सर समझाइए, ये उस लाइन का मतलब होगा, ठीक है ना। तो मैं अब आप सब लोग जब 111 लिख रहे हो तो अब मैं आपके कमेंट को ऑफ करने जा रहा हूं, ठीक है ना। कमेंट को ऑफ करने जा रहा हूं। कोशिश करूंगा टू द पॉइंट टू द सिलेबस रह के समझाऊं, क्योंकि इतिहास में जब ज्यादा एंट्री कर जाओ खत्म ही नहीं हो पाता है लेक्चर, बना रह जाता है उसी तरीके से, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक दो पॉइंट का। एक लोग का कमेंट थोड़ा अलग था, वो लिखे कि सर क्लोज पढ़ाते आ रहा हूँ जरूरी। एक लोग कुछ मेरे और नवदीप के टी शर्ट के बारे में लिखे। यार मैं बताऊं, मेरे पास अड्डा की 20 टी शर्ट है, ठीक है ना। ऐसी भी है, मतलब अब यूं समझ लो कि मैं अड्डा में जितने फैकल्टीज तुम देखते हो उनमें सबसे पुराना फैकल्टी हूँ, सबसे पुराने समय से अड्डा के साथ हूँ। तो टी शर्ट तो रहेगी ही, कोई भी आए तो। मेरी स्थिति अड्डा में भीष्म पितामह वाली है, समझ रहे हो, कि भीष्म पितामह टाइप में मेरा चलता रहता है। तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। शुरू करें आज का सेशन फिर, ठीक है ना, शुरू करें। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। चलो अब आपके कमेंट ऑफ कर रहा हूं, ठीक है, आपके कमेंट ऑफ कर रहा हूं, ये कमेंट ऑफ, ये मैंने आपके कमेंट ऑफ कर दिए हैं। और अब मैं जा रहा हूं आप लोगों के लिए क्या करने, आप लोगों के लिए ये मॉडर्न इंडिया पढ़ाने। तो जैसा कि हम लोग कल तक देखे थे, कल तक हम लोग देखे थे कि 1925 ईस्वी आया, फिर हम लोग 24 तक पढ़ चुके हैं। 1925 ईस्वी में कई बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। जैसे आपको कल मैंने बताया था कि 1924 में एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था हिंदुस्तान HSRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये एक पार्टी बनी थी। याद होगा आपको, कल हमने इस पे चर्चा किया था। इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लोगों को, भाई क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना सचिन सान्याल ने की थी। तो सचिन सान्याल, अब मैं यहां से लेकर के ना 1931 तक पहले एक बार क्रांतिकारी फेज पे ही बात करूंगा, फिर एक बार यहां वापसी करूंगा, ठीक है। तो या फिर चलो साथ ही लेके चलते हैं दोनों, कोई दिक्कत नहीं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इस संगठन को पैसे की जरूरत थी, हथियार की जरूरत थी कि क्रांतिकारी मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा सके। ऐसे समय में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके फाउंडर हुआ करते थे सचिंद्र सान्याल जी, ठीक है ना, सचिंद्र सान्याल जी, इन्होंने प्लान किया एक काकोरी, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था काकोरी। काकोरी ट्रेन डकैती को अब उसका नाम बदल दिया गया है आधुनिक भारत में। अभी उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार योगी आदित्यनाथ जी ने बदला, और
इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया काकोरी ट्रेन एक्शन मूवमेंट। इसलिए मैं इसको वही नाम रख रहा हूं जो वर्तमान में इस समय है, ट्रेन एक्शन मूवमेंट, जिसे आप काकोरी कांड के रूप में पहले जानते थे। ठीक है ना, काकोरी ट्रेन एक्शन मूवमेंट। इसमें हुआ क्या, इस क्रांति में बिस्मिल्लाह खान जी, ठीक है ना, बिस्मिल्लाह खान जी आपके वो क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह खान जी, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी, ठीक है ना, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी, चंद्रशेखर आजाद जी, रोशन लाहिड़ी जी, ठीक है ना, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी, रोशन लाहिड़ी, ठीक है ना, रोशन लाहिड़ी जी, और आपके एक और थे रोशन लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल जी, बिस्मिल्लाह खां, रोशन लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जी, राम प्रसाद बिस्मिल, बिस्मिल जी, ठीक है ना, बिस्मिल जी। उसके अलावा आपके वो अशफाक उल्ला खान जी, ठीक है ना, अशफाक उल्ला खान जी, अशफाक उल्ला खान जी, ये वो क्रांतिकारी थे जो उस समय इसके सबसे सक्रिय मेंबर हुआ करते थे। चाहे आप राजेंद्र लाहिड़ी की बात करें, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें, अशफाक उल्ला खान जी की बात करें, और आपके बिस्मिल्लाह खान जी की बात करें, ये लोग बड़े इंपॉर्टेंट उस समय के क्रांतिकारी हुआ करते थे। काकोरी से एक ट्रेन आ रही थी जिस ट्रेन का नाम था 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन। ये भी कभी कभी पूछता है कि उस ट्रेन का नाम क्या था, 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन। इस 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन को लूटा गया, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भारतीयों के ही सोने जवाहरात हीरे चांदी अंग्रेज लेके जा रहे थे और बंदूक बंदूक। तो 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन को लूटा गया, जिसमें राजेंद्र लाहिड़ी जी, रोशन आरा, यस वो नाम एक और, यहाँ पे मैं रोशन आरा का नाम लिखना चाहूंगा क्योंकि बिस्मिल्लाह खान जी प्लानिंग बनाने में शामिल थे, इसमें नहीं, रोशन आरा जी, ठीक है ना, रोशन आरा, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान जी, चंद्रशेखर आजाद जी, ये लोग ट्रेन लूटते समय पकड़े गए, एक्सेप्ट चंद्रशेखर आजाद जी। ये क्रांतिकारियों को ऑलवेज प्रोटेक्ट करने का काम करते थे। जैसे इनका रोल क्या था कि ये पूरे क्रांतिकारी सभा के हेड हुआ करते थे, सभी क्रांतिकारियों के सबसे सीनियर थे। तो जब क्रांतिकारी लोग कोई घटना अंजाम देते थे तो पंडित चंद्रशेखर आजाद ऐसे करके खड़े रहते थे, खाली देखते थे कि कौन, कोई मेरा क्रांतिकारी फंस तो नहीं रहा है, कहीं से अंग्रेज तो नहीं आ रहे हैं। और जब क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दे देते थे तो चंद्रशेखर आजाद जी कहते थे अब तुम लोग जाओ, अब यहाँ अकेले मैं सामने गोली चलाऊंगा ताकि कोई अंग्रेज आ ना सके, तुम लोग यहाँ से निकल सको। तो ये हमेशा अपना रोल क्लियर रखते थे कि मैं खड़ा होकर गोली चलाऊंगा किसी अंग्रेज, और तुम लोग सामान लेके निकलना। ऐसे करीब 20 क्रांतिकारी काकोरी में अंजाम दिए, करीब 15-16 लोग वहां से इनके गोलियों की आड़ में भागने में, निकलने में कामयाब रहे। लेकिन राजेंद्र आरा जी, रोशन लाहिड़ी जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खान जी, ये वो लोग थे जो अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिए गए। फिर अंग्रेजों ने 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन मूवमेंट के केस में इन लोगों को, किसी को गोंडा जेल में, किसी को गोरखपुर जेल में, किसी को बस्ती जेल में ले जा करके फांसी दिया। इस जब फांसी दी जा रही थी तो अशफाक उल्ला खां रो रहे थे। ये घटना बड़ी फेमस हुई है, बड़ा चर्चा में रही कि जब फांसी के लिए लोग जाने लगे तो अशफाक उल्ला खान जी बोले, रोना शुरू कर दिए। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बोले कि क्या यार अशफाक, तुम क्रांतिकारी हो और तुम रो रहे हो मृत्यु के डर से। तो अशफाक उल्ला खान जी का नहीं 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 नहीं, मैं मरने से नहीं डर रहा हूं। देखो पंडित जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, आप ब्राह्मण हो, आप हिंदू हो, आपके धर्म में यह है कि अगला जन्म होगा, तो आपका तो अगला जन्म हो जाएगा, आप भारत मां को आजाद कराने आ जाओगे। लेकिन मैं मुस्लिम हूं, मेरे धर्म में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं दोबारा जन्म लेके नहीं आ पाऊंगा देश को आजाद कराने। इस बात का अफसोस है मुझे, मैं इसलिए रो रहा हूं कि काश कि मेरा भी पुनर्जन्म होता तो मैं इन अंग्रेजों को दोबारा मारने के लिए पैदा हो जाता। लेकिन मेरे मुसलमान धर्म में पुनर्जन्म नहीं है। तो मैं इस बात के लिए रो रहा हूं कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि मरने जा रहा हूं और देश को आजाद न करा पाया।
ऐसे ये महान लोग हुआ करते थे। खैर, फिर इन लोगों को फांसी चढ़ गई, लेकिन कहा जाता है ना कि हर रात का एक सुबह होता है, और इन क्रांतिकारियों को एक और नई सुबह के रूप में 1926 आया। कैसे आया सर? 1926 ईस्वी में एक और महान क्रांतिकारी का उदय हुआ, जो कि लाहौर सेंट्रल स्कूल में पढ़ते थे, और उन्होंने 1926 ईस्वी में ही स्थापना की नौजवान सभा की, और उनका नाम हुआ करता था शहीद आजम भगत सिंह जी। नौजवान सभा, ये नौजवान सभा की स्थापना किसने की? तो आपके भगत सिंह जी ने नौजवान सभा। और भगत सिंह जी नौजवान सभा स्थापित किए, और ये संपर्क में किसके आ गए? ये संपर्क में आ गए पंडित चंद्रशेखर आजाद जी के। ठीक है, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी के ये संपर्क में आ गए। संपर्क में आने के बाद इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया। भगत सिंह जी ने एज अ क्रांतिकारी ये पंडित चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में आए, उनको अपना गुरु मानना, मतलब गुरु इन द सेंस की सीनियर मानना शुरू किए, और आ गए ये। अच्छा, इनके आने के बाद, यहाँ पे इनके आने के बाद एचआरए और मजबूत हुआ। इस बीच में हो क्या रहा था? इसी 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ का भी स्थापना हुआ। भारतीय महिलाएं भी एक्टिव हो चुकी थी। अखिल भारतीय, ठीक है ना, अखिल भारतीय ऑल इंडिया वुमेन्स फेडरेशन महिला संघ, इसकी भी स्थापना सरोजिनी नायडू वगैरह ने मिलकर के की, अखिल भारतीय महिला संघ। और इस 1925 में एक और घटना घटी थी। 1925 ईस्वी में एक व्यक्ति जिनका नाम था हेडगेवार, इन्होंने एक संघ की स्थापना की 1925 में नागपुर में, जिसका नाम था आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस। तो जब हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई नेताओं ने इनका बड़ा मजाक उड़ाया। वो कहा कि आज ये छोटी सी पार्टी उभर गई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अब वो कह रही है हम देश के लिए तत्पर रहेंगे। तो हेडगेवार को नागवार गुजरा। इनकी पार्टी उस समय 10-12 लोगों की थी। तो एक बार हिंदू धर्म में आप जानते होंगे एक लाइन कही जाती है कि जबान पे एक बार सरस्वती आती है पूरे दिन भर में। हमको लगता है 1925 में उस दिन इनके जबान पे सरस्वती रही होंगी। हेडगेवार ने उस दिन कहा कि आज जो आपको 10-12 लोगों की एक पार्टी लगती है, अगर हम पूरे तन मन धन से भारत की सेवा में लगे रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये 10-12 लोग की पार्टी पूरे भारत की पार्टी होगी, पूरे भारत के लोग छाए होंगे इसमें। 1925 में कही हुई लाइन आज 2025 आने वाला है, क्या वो सच नहीं साबित हो रही है? आज देश का प्रधानमंत्री आरएसएस से, देश की राष्ट्रपति आरएसएस से, आपके हो सकता है राज्य का मुख्यमंत्री आरएसएस से हो, वो ना हो तो शायद राज्यपाल आरएसएस से होगा, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का ही एक छोटा सा पार्ट है। तो इसीलिए कहा जाता है कभी किसी के बारे में भला बुरा नहीं कहना चाहिए, ना अपने बारे में ना दूसरे के बारे में। क्योंकि होता क्या है, कई बार आप कह तो देते हो, उसी समय मान लो धर्म कर्म सही है और आपके जबान पे सरस्वती हो, अपने ही बारे में आप भला बुरा बोले, अरे हम मर क्यों नहीं जाते, अरे हमारा तो कंपटीशन में होइबा नहीं करेगा। मत निगेटिव अपने लिए सोचा करो, ये बात याद रखो। खैर, तो अखिल भारतीय, अब 1927 आ गया, 26 के बाद 1927 ईस्वी में एक अंग्रेज था जिसका नाम था जॉन साइमन, ठीक है ना। वैसे इसका पूरा नाम सर जॉन साइमन था, लेकिन सर क्यों ही लिखना, जॉन साइमन। इसने साइमन नाम से एक कमीशन बना, इसके अंडर में एक समिति बनी। साइमन कमीशन 1927 में इंग्लैंड में आया। इंग्लैंड में एक कमीशन बनाया गया कि भारतीयों को हम ऐसे ऐसे चलाएंगे। इंग्लैंड की संसद में साइमन की अध्यक्षता में वो पास हुआ, और वो भारत में आया 1928 ईस्वी में। 1928 में भारत में आया साइमन कमीशन। अब ये जो साइमन कमीशन आया, इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, और नियम बना था भारतीयों के लिए। तो साइमन कमीशन का भारत में विरोध शुरू हो गया। पॉइंट समझना, इस गांधी जी ने और अन्य भारतीय समकालीन नेताओं ने इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा। क्यों कहा सर? क्योंकि इसको बनाने में सभी कौन थे शामिल, आपके वो क्या कहते हैं अंग्रेज शामिल थे, इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन।
इसका जबरदस्त विरोध हुआ। विरोध करने वालों में अमृतसर पंजाब साइड लाला लाजपत राय जी, लाला लाजपत राय जी इसका विरोध कर रहे थे। इन्होंने साइमन गो बैक, इन्होंने जो नारा दिया था वो नारा लगा रहे थे साइमन गो बैक, हमें साइमन का दिया हुआ कोई भी नियम नहीं चाहिए, गो बैक, ये नारा लगा रहे थे। इस नारा को लगाते समय यहाँ पे एक अंग्रेज खड़ा था, जिस अंग्रेज का नाम था आपके क्या, स्कॉट, ठीक है ना, स्कॉट नाम का एक अंग्रेज खड़ा था और स्कॉट ने इनके ऊपर लाठियां चलाई। ये एक ब्रिटिश था, ठीक है ना, ये एक ब्रिटिश था। इसने इनके ऊपर लाठियां चलाई और उसकी लाठी के प्रहार से इनका डेथ हो गया। जिस समय इनके ऊपर लाठियां बरस रही थी वहां पे मौजूद थे भगत सिंह जी, ठीक है ना, वहां पे कौन कौन मौजूद थे, भगत सिंह जी मौजूद थे, राजगुरु जी मौजूद थे, ठीक है, राजगुरु जी मौजूद थे, भगत सिंह जी मौजूद थे और आपके सुखदेव जी, मतलब HRA के सदस्य सब मौजूद थे। जबकि मैं आपको बताऊं कि लाला लाजपत राय जी का क्रांतिकारियों से विचारधारा मैच नहीं करती थी, फिर भी इन लोग को बुरा लगा कि हमारे हमारे दादा से अगर हमारे विचार मैच न करें तो क्या हमारे घर में घुस के कोई हमारे दादा को मार के चला जाएगा। हो सकता है आपके पिता से आपका उस दिन तकझक हुआ हो, लेकिन इसका क्या मतलब है कि चार मोहल्ले के लोग आएंगे और आपके पिता को मार के चले जाएंगे। पॉइंट है कि नहीं। वही इन लोग का पॉइंट था कि ठीक है कि लाला लाजपत राय जी से हमारे विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है कि हमारे आंख के सामने हमारे ही देश के नेता को मार दिया जाएगा। ऐसा नहीं होने देंगे, मारेंगे अंग्रेजों को, बदला लेंगे। भगत सिंह जी लोगों ने प्लान बनाया और प्लान ये बना कि जो 1924 में पार्टी बनी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसको भगत सिंह जी ने 1926 में जो अपनी पार्टी बनाई थी नौजवान सभा, इन दोनों को एक कर दो। और दोनों एक हो गई कहां पे, 1928 में, 1928 में ये दोनों एक हो गई, 1928 ईस्वी में। और एक नई पार्टी बन गई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। बस ये जो HRA था ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसमें एक नया वर्ड जुड़ गया, दैट इज सोशलिस्ट, ठीक है ना, ये एक नया वर्ड जुड़ गया सोशलिस्ट। और इसकी स्थापना हुई दिल्ली में और इसके फाउंडर मेंबर वही क्रांतिकारियों के जो प्रमुख थे पंडित चंद्रशेखर आजाद जी, ठीक है ना, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी, और दूसरे प्लस इनका साथ दिया भगत सिंह जी ने, ठीक है ना। दोनों महान क्रांतिकारियों ने मिल करके एक पार्टी बना ली और निर्णय हुआ कि बदला लिया जाएगा लाला जी की मृत्यु का। फिर क्या था, फिर ये लोग पहुंच गए लाला जी के मृत्यु को मारने वाले व्यक्ति को मारने के लिए, लेकिन मारने वाला व्यक्ति था कौन, स्कॉट। इनमें से कोई नहीं पहचानता था कि स्कॉट कौन है। एक क्रांतिकारी ने जिम्मेदारी ली कि मैं पहचानता हूं। वो भी वहां पे गया तो देखा सब अंग्रेज एक ही जैसे दिख रहे हैं। उसने धोखे से बताया कि ये है स्कॉट। फिर क्या था, भगत सिंह जी ने, राजगुरु जी ने, इन लोगों ने क्या किया, सैंडर्स की हत्या कर दी। कंफ्यूजन में सैंडर्स की हत्या हो गई, इसको गोली मार दी गई। जब इसको गोली लगी तो पंडित चंद्रशेखर आजाद भी साथ गए थे। वो देखे कि अरे ये वो नहीं था यार, उसकी कद काठी अलग थी। तो भगत सिंह जी बोले कोई नहीं, एक भारतीय मरेगा तो 10 अंग्रेज को मारेंगे, इसको भी मार दिया, अब स्कॉट को भी मार देंगे। चंद्रशेखर आजाद जी बोले ठीक है भगत, अब कोई दिक्कत नहीं, अब जो कर दिए तो सो कर दिए, मार दिए, ठीक है चलो अब यहां से। फिर वही भगत सिंह जी चंद्रशेखर आजाद जी का रोल, एक साथ गोली चलाते हुए दोनों वीर निकल आए वहां से। अंग्रेजों का दिमाग घूम गया। अब अंग्रेजों ने भारतीयों में ये जो आम गांव की अनपढ़ जनता, गांव की जो उस समय की अनपढ़, भाई सब लोग तो पढ़े लिखे नहीं होते थे, जो गांव के कुछ, अब उस समय तो और कम लोग भारतीय पढ़े लिखे थे, उनको यह समझाना अंग्रेजों ने शुरू किया कि देखो ये क्रांतिकारी आते हैं, क्रांति को अंजाम देते हैं और फिर भाग जाते हैं, फिर उनको हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो कंफ्यूजन में हम लोग तुम गांव वालों के युवा लड़कों को पकड़ लेते हैं, फिर उनको जेल में मारते हैं, सजाए मौत भी दे देते हैं। हजारों भारतीय युवा लड़के जेल में बंद हैं। ये अंग्रेज समझा रहे थे किनको, गांव वालों को। तो ऐसा करो कि अब जब क्रांतिकारी आवे तो तुम लोग मुखबिरी कर दो, मुखबिरी करके इनको पकड़वा दो, तुम्हें इनाम भी मिलेगा, तुम्हारा लड़का भी कंफ्यूजन में नहीं पकड़ा जाएगा और हम लोग इनको सजा भी देंगे। अब देखो ये कांड करके भागी जा रहे हैं ना, अंग्रेज समझाए।
अब माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप होते हैं, अपने बच्चे का मोह सभी को होता है। अचानक से भारत में 1929 के आसपास एक बाढ़ सी आ गई, खूब सारे क्रांतिकारी पकड़े गए। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 700 से लेकर 900 क्रांतिकारी छोटे बड़े जगहों के शक के आधार पे पकड़े गए। अब ये आपको सोचना चाहिए ना कि कभी गिरफ्तारी क्यों दी थी भगत सिंह जी ने वहां पे। तो फिर एचएसआरए की बैठक हुई। किसकी बैठक हुई? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। इसमें यह हुआ कि भाई हम जिनके लिए लड़ रहे हैं वही मुखबिरी कर दे रहे हैं भारतीय बुजुर्ग माँ बाप। तो एक तो भारतीयों में विश्वास जगाना होगा कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं। दूसरी बात, सिर्फ लड़ने से काम नहीं होगा, पूरे विदेशी लोगों को भी पता चलना चाहिए कि भारत के साथ अत्याचार हो रहा है। तो दोनों काम एक साथ कैसे हो? तो फिर हुआ कि लाहौर की असेंबली में बम फेंका जाएगा। असेंबली बम कांड, ठीक है ना, असेंबली में बम फेंका जाएगा और असेंबली में बम फेंकने के बाद गिरफ्तारी दिया जाएगा ताकि भारतीयों को यह भरोसा हो कि क्रांतिकारी पीछे नहीं हटते, जान दे देंगे आपके लिए। हुआ कौन गिरफ्तारी देगा? तो राजगुरु बोले हम दे देंगे, सुखदेव बोले हम दे देंगे, कई क्रांतिकारी बोले कोई भी गिरफ्तारी दे देगा। तो पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं। गिरफ्तारी देना होगा भगत सिंह जी को। तो भगत सिंह बोले हाँ मैं गिरफ्तारी दूंगा। बोले अब कारण कारण ये था कि क्रांतिकारियों में भगत सिंह जी को सिर्फ इंग्लिश बोलने आती थी और उन लोग को पता था कि असेंबली में अगर बम पटकेंगे तो विदेशी मीडिया भी आएगी और अपनी बात तो विदेश तक पहुंचानी है। हिंदी में बोलोगे तो समझ नहीं पाएंगे विदेशी मीडिया, लिखेंगे नहीं, छापेंगे नहीं अपने देश में। तो भगत सिंह बोले मैं करूंगा। राजगुरु सुखदेव अड़ गए हम भी करेंगे। तो पंडित जी बोले कि ठीक है सब लोग जाओ, गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, ये बात याद रखना। अब ये लोग गए और बाकी आप इतिहास जानते हो कि असेंबली में बम फेंका गया और उसके बाद भगत सिंह जी ने कौन सा नारा दिया? इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह जी वहां पे अपनी गिरफ्तारी दिए, उनके साथ राजगुरु जी अपनी गिरफ्तारी दिए, सुखदेव जी अपनी गिरफ्तारी दिए, ठीक है ना। इन तीनों लोगों ने वहां पे भारत के लिए अपनी गिरफ्तारी दी ताकि भारतीयों का विश्वास भी जीत सके और अपना काम भी देश का हो सके। इनके गिरफ्तारी के बाद अच्छा कई बार आपसे पूछता है कि भगत सिंह को फांसी किस केस में अंग्रेजों ने षड्यंत्र पूर्वक दी? उस केस को हम लोग लाहौर षड्यंत्र केस भी कहते हैं या लाहौर कॉन्स्पिरेसी, इंग्लिश में कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र केस या फिर लल्ला, उसी को हम लोग भगत सिंह ट्रायल भी कहते हैं। भगत सिंह ट्रायल। तो अगर पेपर वैसे ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस केस में भगत सिंह जी को फांसी दी गई, भगत सिंह ट्रायल। ये 1929 का टाइम चल रहा था। ये टाइम चल रहा था 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी में जब एचएसआरए के सदस्यों ने असेंबली में बम फेंका, खाली बेंचेस पे, गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तारी होने के बाद अब एक हुजूम चढ़ गया कि इनको फांसी दी जाएगी। इनको फांसी से बचाने के लिए देश में जगह जगह धरना प्रदर्शन होने लगा और ऐसे समय में एक अंग्रेज जो कि वायसराय था जिसका नाम था इरविन, उस इरविन से गांधी जी मिलने 3 बार जा चुके थे अपने मुद्दों को लेकर के। तो गांधी जी को भी ये बात तो पता थी ही कि ये 3 युवा देश के फांसी चढ़ने जा रहे हैं। तो गांधी जी से आपको ये मैं बता भी दूं, मैं आपके कमेंट ओपन कर दूं, नहीं आपके मन की बात मन में रह जाएगी, लेकिन कुछ अगर टाइप नहीं करोगे तो मैं ज्यादा आपको समझा पाऊंगा। अगर हाथ अगर आपका भगवान रोक सके तो रोक लो, क्योंकि मैं आपको पूरी बात बताऊंगा फिर अपना यूट्यूब वाला ज्ञान देना, ठीक है ना। तो देखो मैं हाथ जोड़ ले रहा हूं आप लोग से कि प्लीज कुछ देर यस या नो कुछ मत टाइप करो। मेरे 10 मिनट बोलने के बाद टाइप करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इवन ओके सर, यस सर भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इरविन और ये मैं बता कहां से रहा हूं, एक राइटर है जिनका नाम है सुजाता, और भी बहुत सारे राइटर हैं, मैंने एक रेफरेंस लिया, ठीक है ना। मैंने अरे ससुरे लिखेंगे जरूर। ये देखो एक पवन कुमार नाम का लड़का है, देखो मैं कमेंट ओपन कर दे रहा हूं, देखो लिखेंगे जरूर सब। गुरुबचन सिंह लिख रहे हैं सर सांड्रस की हत्या इंग्लैंड में हुई क्या? मना किया था ना कि मत करना, और इसीलिए खोल भी दिया था कमेंट कि तुम्हारा नाम जैसे गुरबचन सिंह, पवन कुमार, ये देखो ये लिख रहे टाइप किए हुए हैं। समझ में नहीं आता कि डाइवर्ट होगा क्लास। अभी ईयर वाइज पढ़ा के खत्म कर दूंगा, मैं बता रहा हूं साफ साफ। फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं मत टाइप करना, ठीक है। इरविन और गांधी जी
मैं कमेंट को 2 मिनट के लिए ऑफ ही कर लूं यार। इरविन और गांधी जी, ठीक है, इरविन और गांधी जी ये लोग 3 बार मिल चुके थे। एक किताब है जिसमें चंद्रशेखर सुभाष चंद्र बोस जी और गांधी जी के लेटर हैं। तुम लोग शायद वो किताब न पढ़े हो तो खोज के पढ़ लेना। राजघाट पब्लिकेशन का सुजाता नाम की राइटर है, लिखी हुई है, मंगा के, गांधी और सुभाष किताब का नाम है, पढ़ना उसको। ऐसी बहुत सारी किताबें मैंने एक रेफरेंस में दिया। उसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है कि इरविन और गांधी जी के बीच में 7 बार मुलाकात हुई थी, जिनमें से गांधी जी से जब ये कहा गया कि वो भगत सिंह जी के बारे में बोले, तो गांधी जी कहे मैं तो अपने मुद्दे लेकर जा रहा था, लेकिन पूरे देश की जब ये जनता चाहती है कि मैं इरविन से बात करूं तो मैं करूंगा। तो गांधी जी 5वें मुलाकात में इरविन से बात किए। इन्होंने इरविन से कहा कि इरविन सुनो, इन तीनों बच्चों को फांसी मत दो, जो बात है। इरविन बोला क्यों, कारण बताइए। और वही कारण मैं तुम लोग से भी पूछना चाह रहा हूं, इसीलिए मैं कमेंट ओपन किया था। जब मैं बोलूं तो कमेंट करना, वो कारण देखो। इरविन बोला क्यों ना दे फांसी। अब गांधी जी भी तो वकील थे, इन्होंने कहा देखो, ये तीनों लोग खाली बेंचेस पे बम फेंके हैं, और बम फेंकने की सजा खाली बेंचेस पे 2 या 3 साल की कैद है। तो जो गलती किए हैं वो सजा दो ना, 2 साल की कैद दे दो। तुम ये मत करो कि उनको फांसी की सजा दो। इवन गांधी जी का उस समय कुछ लोग ऐसा कहते हैं, गांधी जी ने एक ऐसा बयान दिया, बोला कि इनको अगर इनके गलती की सजा कल देनी है तो आज दे दो, आज देनी है तो अभी दे दो, लेकिन जो गलती किए हैं उसकी सजा दो, जो गलती नहीं किए उसकी सजा मत दो। अब देखो अंग्रेजों ने क्या किया था, तुम लोग शायद नाम न सुने हो। 1930 ईस्वी में अंग्रेजों ने लाया था इमरजेंसी प्रेस एक्ट। इमरजेंसी प्रेस एक्ट ये अंग्रेजों ने लाया था। ये इमरजेंसी प्रेस एक्ट क्या था? इस इमरजेंसी प्रेस एक्ट के अंतर्गत हर जिला का, ठीक है ना, हर जिला का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वही छापेगा जो अंग्रेजी हुकूमत पास करेगी। तो जब गांधी जी ने यह कहा कि इन्होंने जो सजा देनी है, जो गलती की है उसी की सजा दो, और जो गांधी जी की ये वाली लाइन थी, कल कल सजा देनी है तो आज दे दो, आज देनी है तो अभी दे दो, अंग्रेजों ने अगले दिन का जो वो था पेपर की हेडिंग यही लाइन बनवाई कि अगर भगत को कल सजा देनी है तो आज दे दो, आज देनी है तो अभी दे दो। भारत की जनता इमोशनल, अरे गांधी ऐसा बोल दिया, ऐसी की तैसी गांधी की, बवाल उठ गया था वहां पे, ठीक है ना, वहां पे बवाल उठा। गांधी जी अपनी बात से पीछे हटते नहीं थे। इनसे अगले दिन विदेशी मीडिया ने, पत्रकारों ने षड्यंत्र पूर्वक इनके मुंह में माइक लगाया, अब बोला कि बस आप इतना बताइए आपने ये लाइन कही है कि नहीं कही है। गांधी झूठ नहीं बोलते थे। गांधी जी बोले हाँ मैंने कहा है, लेकिन फिर मीडिया, तो आपने सुन लिया कि गांधी ने कहा है कि मैंने ये लाइन बोली है, लेकिन गांधी जी चिल्लाते रहे, अरे सुनो तो उसके आगे की बात तो सुनो, मैंने तो ये कहा है कि इन्होंने जो गलती की उसकी सजा दो, फांसी मत दो। लेकिन उस समय प्रेस गांधी के हिस्से नहीं था, उस समय प्रेस मोदी जी के कंट्रोल में नहीं था, उस समय प्रेस हम भारतीयों के कंट्रोल में नहीं था कि हम लोग गांधी जी को बचा सके, उनकी इमेज को बचा सके। और उस समय एक अंग्रेज था, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उसने कहा था इमरजेंसी प्रेस एक्ट के माध्यम से हम एक ऐसे नियम को ला रहे हैं जो आने वाली कई पीढ़ियां अपने ही देश के नेता को गाली देंगी, और आज वही हो रहा है। गांधी जी को हम लोग गाली तो देते ही हैं बहुत सारे लोग कि चाहते तो भगत सिंह को बचा लेते। दूसरी बात, भगत सिंह के पिताजी, अभी एक बात और सुनो, भगत सिंह के पिताजी जब अपने लड़के भगत सिंह जी के लिए मुकदमा लड़ने की बात किए, तो भगत सिंह जी ने खुद कहा, अपने पिता को डांटा है, वो लेटर भी मौजूद है भारत सरकार के पास, आज भी वो लेटर भारत के संग्रहालय में है। अपने पिता को बोले कि आप अगर मेरे पिता ना होते तो संभवतः मैं आपसे संबंध तोड़ देता, आपने क्रांतिकारियों के हौसला तोड़ने का काम किया, आप क्यों क्यों मेरे लिए मुकदमा लड़ने जा रहे हो। एक्चुअली भगत सिंह जी बहुत मतलब हाई मोटिवेशन वाले व्यक्ति थे, बहुत बड़े देशभक्त थे ये अच्छा, जैसे तुम चोरी करो और जज के सामने, या मान लो मारपीट कर लो, मारपीट कर लिया, जज के सामने जाकर हमने मारपीट किया, जो तुमको सजा देते बने कर लो, तुमको बताओ तुम्हारा वकील बचा पाएगा? नहीं। अब भगत सिंह जी ने लाहौर के कोर्ट में अंग्रेज जज को खुद ही कहा था, बोला है, एक तो अपने पिता को मुकदमा करने से मना किया, कोई मुकदमा नहीं करेगा, कोई मेरी तरफ से नहीं लड़ेगा। और ये अंग्रेजों को भगत सिंह जी कुछ जोड़ते थोड़ी थे, जूते के नोक पे रखते थे अंग्रेजों को भगत सिंह जी।
वो कहे, जब लाहौर कोर्ट में जज के सामने गए तो भगत सिंह जी कहे कि तुम अंग्रेजों से जो करते बने कर लो, बल्कि मैंने ये कांड किया है और मेरी तो इच्छा ये है कि मुझे अगर फांसी ही दे रहे हो तो मुझे लाहौर के चौराहे पे फांसी दो, ताकि क्रांति जगे, भारत के युवा जगे। तो मुझे चार दीवारी के अंदर फांसी की जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए लाहौर के चौराहे पे। अब जरा मुझे एक बात तुम बताओ, जो व्यक्ति अंग्रेजों के समय जज के सामने, ब्रिटिशर्स के सामने खड़ा होकर ऐसा बयान दे रहा है, उसको गांधी बचा सकते थे? सही सही आंसर करो, खुद से सोच के आंसर करो कि वहां ब्रिटिश हुकूमत खड़ी, अंग्रेज खड़े हैं, सारे खड़े हैं, और गांधी किसी भी कीमत पे बचा पाते भगत सिंह जी को? उल्टा लटक जाते गांधी जी ना, तो भी भगत सिंह जी को नहीं बचा पाते। और स्वयं भगत सिंह जी नहीं बचना चाहते थे, वो देश के लिए शहीद होना चाहते थे, वो क्रांति की एक अलग जगाना चाहते थे। वो इमरजेंसी प्रेस एक्ट, इसके बहाने हमारे दो महान नेताओं को कंफ्यूज किया जाता है, भगत सिंह जी और गांधी जी के बीच में। दोनों महान व्यक्तित्व थे यार, क्या तुम लोग उसका वो बात करोगे? और खोज लेना तुम लोग कि भगत सिंह जी ने ये सब बयान दिया है कि नहीं, भगत सिंह जी ने अपने पापा को लेटर में डांट लगाई है कि नहीं, भगत सिंह जी ने मुकदमा लड़ने से मना किया है कि नहीं, भगत सिंह अंग्रेजों को भरी सभा में अदालत के मारपीट के किनारे करने की बात किए हैं कि नहीं? खोज लेना लल्ला, ठीक है ना? तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना? तो मतलब कई चीजें हैं, ठीक है ना? और ये इरविन का एक और स्टेटमेंट यहां रहता है। इरविन ये भी बोला कि क्यों पूरे भारत की जनता सिर्फ इन तीन लोग को बचाना चाह रही है। उसने, इरविन ने गांधी जी से कहा कि आपके भारत में 1000 से ज्यादा युवा जिनकी फांसी की सजा मुकर्रर है, पूरे भारत के अलग अलग जेलों में बंद है, उनके लिए लोगों की भावनाएं क्यों नहीं उमड़ रही हैं? क्या वो किसी माँ के बेटे नहीं है, या वो आपके देश की आजादी के लिए नहीं लड़े हैं? उनके लिए कौन बात करने आएगा? तो गांधी जी साइलेंट। समझ रहे हो? तो बात वही है कि आप जिनको जानते हो उनके लिए तो आप नारे लगा सकते हो, लेकिन क्या यह सच है? आप दिल पे हाथ रख के बताओ कि क्या हमारे ये तीन महान क्रांतिकारी ही बस फांसी चढ़े हैं? मैं लिख के देता हूं, कम से कम 10-20 हजार ऐसे क्रांतिकारी होंगे जो देश के लिए मरे होंगे, हम लोग को नाम तक नहीं पता है। वो तो हम लोग वो है ना, यूट्यूब पे देख लिए भगत सिंह की फांसी बच सकती थी, बस, अरे बाप रे बाप। अब अगले दिन हम लोग को ज्ञान कूटना है चौराहे पे खड़ा होके, 2 लड़की 4 लड़के खड़े कॉलेज में, हाँ वो गांधी चाहता तो बचा लेता। अरे पागल ससुर, गांधी चाहता तो बचा लेता। वो दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, बिना किताब पढ़े ज्ञान देने के लिए, यूट्यूब से 2-4 यूट्यूबर को सुन लेने से इतिहास देश का नहीं बदलेगा। जो है वो रहेगा इतिहास। अपने ही देश के क्रांतिकारियों को गाली देते हैं हम लोग, इससे बड़ा दुर्भाग्य हम लोग का और क्या होगा? समझ रहे हो ना? खैर, अब भगत सिंह जी को बचाने के लिए, अगला सुनो। अब भगत सिंह जी को बचाने के लिए 1931 ईस्वी फरवरी के महीने में, फरवरी 1931 ईस्वी में पंडित चंद्रशेखर आजाद जी, ठीक है ना, पंडित जी जिनको प्यार से कहा जाता था, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी। पंडित चंद्रशेखर आजाद जी कहां गए? इलाहाबाद गए। इलाहाबाद में इनको मिलना था जवाहरलाल नेहरू जी से, क्योंकि नेहरू जी उस समय के बड़े वकील थे। तो पंडित जी चाहते थे कि उनकी सारी फाइल, भगत सिंह की सारी फाइल नेहरू जी को दे दिया जाए। नेहरू जी कहते हमें फाइल ला के दे दो, मैं लड़ूंगा भगत के लिए मुकदमा। तो वो फाइल पहुंचाने नेहरू जी गए। अब यहाँ पंडित चंद्रशेखर आजाद के साथ यशपाल नाम के एक और क्रांतिकारी इनके साथ गए, और प्लस एक लोग और कोई थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। ये लोग गए वहां पे फाइल पहुंचाने इलाहाबाद, जिसको आप वर्तमान में प्रयागराज कहते हो। वहां पे एक पार्क है, अब तो उसे हम लोग चंद्रशेखर आजाद पार्क कहते हैं, अल्फ्रेड पार्क हुआ करता था। उस पार्क में चंद्रशेखर आजाद जी और उनके दोस्त वेट कर रहे थे। सुबह सुबह की बात, जवाहरलाल नेहरू जी थोड़ा सा आराम से 7-8 बजे तक सो के उठते थे, ठीक है ना, आराम से 7-8 बजे उठ के उठते थे। तो उठ के अपना उस दिन थोड़ा जल्दी उठ गए। तो हुआ क्या कि नेहरू जी का जो खाना बनाने वाला था वो सब्जी लेके आया, तो देखा अरे पंडित जी जल्दी उठ गए। तो बोला हुजूर आपके लिए चाय बना के लाएं? तो बोले नहीं नहीं, चाय बना करके मैं चाय वाय बाद में पीऊंगा, चाहे जूस वूस, थोड़ा सा मुझे काम है, मैं अल्फ्रेड पार्क तक जा रहा हूँ। तो उस सब्जी वाले ने बोला कि आप क्यों जा रहे हैं वहां? वहां पे तो हजारों की संख्या में ब्रिटिश पुलिस उस पार्क को पता नहीं क्यों घेर रही है। जवाहरलाल नेहरू
तुरंत उस सब्जी वाले बोले भागो भागो भागो, पार्क जाओ तुम जल्दी। बोले क्यों? कहे वहां पे मुझसे मिलने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी आए हुए हैं, यशपाल जी आए हुए हैं, फाइल लेना था उनसे हमें, जाके उनको सूचना दो कि वो लोग आज यहाँ से हट जाए, नहीं घिर जाएंगे, अंग्रेज उन पे वार कर देंगे। वो भगा भगा गया और इन लोग को सूचना दिया। चंद्रशेखर आजाद जी को सूचना मिल गई, पंडित जी को सूचना मिली। उन्होंने यशपाल से और एक साथी क्रांतिकारी से कहा तुम दोनों तुरंत यहां से चले जाओ। तो ये लोग बोले जब हम लोग के पास भागने का समय है तो आपके पास भी है, आप भी साथ में चलिए। ये बोले नहीं, अगर तीनों भागेंगे तो अंग्रेज गोलियां चलाना शुरू कर देंगे। कम से कम मैं जो मैं जिंदगी भर किया हूं कि सामने से क्रांतिकारियों के लिए गोली चलाया हूं, आज भी चलाऊंगा। तुम दोनों चले जाओ, खास करके यशपाल तुम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के ऑफिस चले जाना। अगर मैं आज शहीद हो गया तो अगला अध्यक्ष बन के तुम इस क्रांतिकारी संगठन को चलाते रहना, क्योंकि भगत भी जेल में है, मुझे आज पता नहीं कि मैं बचूंगा कि नहीं, लेकिन तुम जाओ। तब चंद्रशेखर आजाद जी से ये लोग जिद किए कि नहीं आप भी चलिए। चंद्रशेखर आजाद जी का यार ब्राह्मण व्यक्ति हूं, एक बार जो जबान से कह दिया, मैं हूं पार्टी का अध्यक्ष और मैं लड़ूंगा अंग्रेजों से, तुम लोग को यहां से जाना होगा, जाओ यहां से तुरंत निकलो। तो ये दोनों लोग निकले और इनके बचाने में बैक फायर करना शुरू किए चंद्रशेखर आजाद जी। और बाकी आपको इतिहास गवाह है, ठीक है ना, बाकी आपको इतिहास गवाह है कि आखिरी गोली पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ने स्वयं को मारी, क्योंकि इनका कहना था कि जब तक मैं जिंदा हूं ना अंग्रेज मुझे छू पाए हैं, और जब मैं मर जाऊंगा तभी वो मेरे शरीर को छू पाएंगे, मेरे जीते जी अंग्रेज थोड़ी मुझे छू लेंगे। और आखिरी गोली स्वयं को मार करके इन्होंने देश के लिए अपने आप को शहीद कर लिया, ठीक है ना, आखिरी गोली अपने आप को मार के शहीद किया। तो पॉइंट यहां बंद। अच्छा, मेरा यहां पे एक और आपत्ति है, मेरे मन में वो बात हमेशा टीस देती है, ठीक है ना, ठीक है ना, वो टीस क्या देती है? वो टीस ये देती है कि शायद हम लोग पंडित चंद्रशेखर आजाद जी को वो सम्मान, वो मान नाम नहीं दे पाते जितना हम लोग अपने शहीद आजम भगत सिंह जी को दे देते हैं। क्या ये बात सच नहीं है? क्या आप इससे सहमत हो कि नहीं कि सर चंद्रशेखर आजाद जी जो कि सभी क्रांतिकारियों के हेड थे, क्या इनकी मृत्यु नहीं थी? क्या ये देश के लिए शहीद नहीं हुआ? खुद के लिए गोली जो इन्होंने मारी खुद को, वो देश के लिए। हम लोग भगत सिंह जिंदाबाद गर्व के साथ कहते हैं, कहते रहेंगे, लेकिन मेरा ये भी कहना है उनके बराबर इज्जत डिजर्व करते हैं चंद्रशेखर आजाद जी या देश का हर क्रांतिकारी। भगत सिंह के नाम पे हम लोग उबल पड़ते हैं, पंडित चंद्रशेखर आजाद सबके हेड थे, खुद को गोली मारे थे चंद्रशेखर आजाद जी देश के लिए। इससे बड़ा शहादत और क्या होगा यार? सच है कि नहीं? कई ऐसी बातें हैं। इसलिए मेरे दोस्त, मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो जितना सम्मान भगत सिंह जी को दो उतना ही चंद्रशेखर आजाद को, उतना ही अशफाक उल्लाह खान को, उतना ही राम प्रसाद बिस्मिल को। कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ऊपर नहीं है, सब एक कैटेगरी के हमारे महान क्रांतिकारी हैं। हाँ, कभी तुलना मत किया करो इनकी बात से, ठीक है ना। है तो 1931 में इनकी भी डेथ हो गई। और फिर वो दिन भी आया 23 मार्च, वो काला दिन भारत के इतिहास का 1931, जब शहीद आजम भगत सिंह जी को, राजगुरु जी को और सुखदेव जी को भी फांसी दे दी गई। ये 1931 तक। एक बार आओ फिर से, ठीक है ना, एक बार आओ फिर से, ठीक है ना, एक बार फिर से हम लोग आते हैं किस मुद्दे पे? आपके 1928 पे। अब एक बार फिर से हम लोग बैक आएंगे। चलिए सर, 1928 में जब साइमन कमीशन से बात नहीं बन पाया, हम क्रांतिकारी फेज को एक बार में खत्म करना चाह रहे थे, फिर उसके बाद इस 1928 पे दोबारा आना चाह रहे थे। तो जब 1928 में साइमन कमीशन से बात नहीं बन पाया तो एक अंग्रेज था, उसका नाम था ब्रिकेन हेड। ब्रिकेन हेड ने ये कहा कि भारतीयों से कहा कि तुम भारतीय इतना उछल कूद क्यों मचाए हो? भारतीय बोले अरे हमें आजादी चाहिए। बोला काहे की आजादी? तुम्हारी जनता जो है, ये उस समय सचिव था, सेक्रेटरी, भारत में इंग्लैंड का सचिव था सेक्रेटरी ब्रिकेन हेड। तो इसने बोला आजादी चाहिए, तुम्हारी जनसंख्या है करीब करीब 27 करोड़, तुम लोग 27 करोड़ लोग हो, तुम्हारे देश का न कोई लॉ है, न कोई नियम है, न कानून है, न कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, न कोई आर्मी है, न कोई ऐसी पुलिस है। इस 27 करोड़ की जनता को अगर हम अंग्रेज लोग आजाद करके चले जाएं तो चलाएगा कौन? तो बड़े बड़े नेता लोग बोले हम चलाएंगे, हम चलाएंगे। बोला अच्छा, 27 करोड़ की जनता को तुम लोग चलाओगे। तुम लोग हो कितने लोग? ऐसे बड़े बड़े नाम जो अपने को नेहरू, गांधी, भगत सिंह, जिन्ना और अंबेडकर कहते हो। तो लोग बोले कम से कम
200 लोग तो हम लोग हैं ही, चलो ठीक है। बोला एक बात बताते हैं, 27 करोड़ की जनसंख्या को बिना नियम कानून पुलिस लॉ के तुम 200 लोग चला लोगे? ये लोग बोले हाँ हम चला लेंगे। गांधी जी तो यहां तक बोले हमें भगवान भरोसे छोड़ दो। अंग्रेज बोला पागल हो गए हो, तुम 200 लोग अपनी औकात जानते हो, और तुम्हारी औकात तुमको दिखा देते हैं। अब इसने कहा कि तुम 200 लोग अपने आप को ऐसे देखो, तुम लोग ये हो, और कहते हो बिना नियम कानून के। ये 200 लोग जो हैं, कोई कहते हैं हम कांग्रेस हैं, कोई कहते हैं हम मुस्लिम लीग हैं, कोई कहते हैं हम क्रांतिकारी हैं, कोई कहते हैं हम सोशलिस्ट पार्टी हैं, कोई कहते हैं हम यूनिस्ट पार्टी हैं, तो कोई कहते हैं हम दलित वर्ग हैं। अपनी औकात तुम्हारी ये है कि तुम 200 भी आपस में एक नहीं हो। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, क्रांतिकारी, सोशलिस्ट पार्टी, यूनिस्ट पार्टी, दलित वर्ग, डिप्रेस क्लास, ये हो तुम। मौका मिले तो एक दूसरे का खुद सर फोड़ दोगे, चले हो तुम 27 करोड़ को डील करने के लिए। कांग्रेस बोली 200 में 150 तो हम ही है सबसे बड़ी पार्टी। बोला तुम अपनी औकात जानते हो, अभी थोड़ा सा तुम लोग को भिड़ा देना कांग्रेसियों को, तो कहोगे हम गरम दल हैं, हम कहोगे हम नरम दल हैं। खुदा में तुम जब एक नहीं हो तो तुम्हारे भरोसे हम 27 करोड़ की जनसंख्या को आजाद करके चले जाए। अरे जाओ, हिम्मत औकात हो तो अपने देश के लिए नियम कानून और संविधान लिख करके चले आओ। अब ये बात, अच्छा ये बात इसकी कड़वी थी लेकिन सच तो थी, एग्री करोगे कि नहीं? क्या इन लोग का आपस में पटता था? आज तक हम लोग पढ़ते, आप कमेंट करिए यस या नो। आज तक हम पढ़ते कि अंबेडकर का गांधी से नहीं पड़ता था, तो भगत सिंह का उनसे नहीं, तो उनका उनसे नहीं, तो उनका सास बहू वाली तो इनकी खुद की स्थिति थी। सास बहू वाली तो इनकी खुद की स्थिति थी। कब किसका पटा है? नेहरू जी का कभी जिन्ना से भिड़ा हुआ है, अंबेडकर जी का गांधी जी से भिड़ा हुआ है, सरदार पटेल का उनसे, भगत सिंह का इनसे, सब तो आपसे में भिड़े थे। ये बात एकदम सच है कि हमारे नेता खुद में एक मत नहीं थे। अगर एक मत होते तो एक पार्टी ना होती, ठीक है ना, एक मत होते तो एक पार्टी ना होती, लेकिन थी। चलो खैर। अब ये बात जो सर्वाधिक बुरी लगी मोतीलाल नेहरू को, तो मोतीलाल नेहरू जी ने भारतीय संविधान को लिखने का प्रथम प्रयत्न किया, और वो आया नेहरू रिपोर्ट के नाम से। नेहरू रिपोर्ट, चूंकि नेहरू रिपोर्ट भारत के 1928 ईस्वी में संविधान को लिखने का प्रथम प्रयत्न था, इसलिए ठीक है ना, इसलिए नेहरू रिपोर्ट पे हुआ कि भाई भारत की सब पार्टियों को बुला के एक बैठक तो हो जाए, कि हम लोग आपस में एग्री हो जाएं। उसके बाद ब्रिकेन हेड के पास जाएंगे, तुम यही कह रहे थे ना कि हमारे देश के पास कोई संविधान नहीं, कानून नहीं है, लो नेहरू रिपोर्ट के नाम से वो आ गया। अब सारी पार्टियां एक जगह बैठी, नेहरू रिपोर्ट के ऊपर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई कि आइए भारत का संविधान बन रहा है। वहां मुस्लिम लीग भी पहुंचा, हिंदू महासभा, ठीक है ना, हिंदू महासभा के सदस्य भी पहुंचे, और आपके डिप्रेस क्लास के भी पहुंचे, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी पहुंची, और ऐसी कई पार्टियां वहां पे पहुंची। मुस्लिम लीग के जिन्ना उठे, और जिन्ना ने ये कह के नेहरू रिपोर्ट पे क्वेश्चन मार्क उठाया कि नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए क्या है। तो जवाहरलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू के लड़के, वो खड़ा हुए और बोले क्या फालतू बात कर रहे हो, ये देश के लिए लिखा गया है, मुसलमान के लिए थोड़ी लिखा गया। लेकिन जिन्ना अड़ गए। जिन्ना बोले कि मैं नेहरू रिपोर्ट पे तब सहमत होऊंगा जब मुसलमानों के लिए मैं ये 11 सूत्रीय मांग कर रहा हूं, यह 11 मांग इसमें शामिल कर लिया जाएगा। जब तक नेहरू जी कुछ बोलते, तब तक हिंदू महासभा के नेता M.A. जयकर ये उठे। इन्होंने बोला कि अगर ये देश के लिए संविधान है तो इसमें मुसलमानों के लिए 11 अलग क्यों जुड़ेगा, और अगर जुड़ेगा तो हिंदू महासभा का नेता होने के नाते मैं भी 10-20 बातें बोलूंगा जो हिंदुओं के लिए जोड़ो उसमें। तो जवाहरलाल नेहरू का दोनों लोग पागल टाइप के हो गए का यार। तो M.A. जयकर बोले पहले इनको बैठाओ, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, लेकिन अगर इनकी बात मान ली गई और मीटिंग के मैं बाहर गया तो हिंदू महासभा के लोग हमसे नहीं पूछेंगे कि ये मुसलमान के लिए मांग लिए, तुम हिंदू के लिए क्यों नहीं मांगे। अब मीटिंग में हो गया बवाल। बवाल हुआ तो जवाहरलाल नेहरू का जवाब, सब किनारे हटो, सब सही है, नेहरू रिपोर्ट एकदम सही है, तुम्हारे विचारों की कुछ, चलो किनारे हट जाओ। अब जब नेहरू रिपोर्ट आ गया तो इसी को बेसिस बना करके 1929 ईस्वी में कांग्रेस के जब अध्यक्ष बने लाहौर अधिवेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब मीटिंग हुई लाहौर अधिवेशन में, वहां पे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि अब हमें चाहिए लॉर्ड ब्रिकेनहेड पूर्ण स्वराज। तब उन्होंने कहा कि अब तो देखो, और तिरंगा लहराया।
जवाहरलाल नेहरू ने कहा अब हमारा नेहरू रिपोर्ट आ गया है, तो ब्रिकेन हेड, जो तुम ये कह रहे थे कि तुम्हारे देश का कोई नियम नहीं है, कानून नहीं है, अब हमारा आ चुका है, तो हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब हमें थोड़े मोड़े से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, थोड़े मोड़े से काम नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें 1929 तक हुई। उसके बाद फिर 1930 ईस्वी आता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है, 1930, 1930, 1931, 1932, तीनों में गोलमेज सम्मेलन हुए। जैसे यहां फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसे आप कहते हो गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है ना, गोलमेज सम्मेलन। यहां पे फर्स्ट हुआ, यहां पे सेकंड हुआ, यहां पे थर्ड हुआ। ये अंग्रेज बुलाए, क्योंकि साइमन कमीशन पे बात नहीं बन पाई, नेहरू रिपोर्ट पे बात नहीं बन पाई, तो अंग्रेजों ने। और इसी 1930 में गांधी जी इरविन से अपने शर्तों को लेके जाते थे, तो उनकी बात नहीं मानी गई, तो उन्होंने, चूंकि अंग्रेजों ने नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया, तो गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू कर दी 12 मार्च 1930 ईस्वी को। इधर गांधी जी ये शुरू कर दिए। चूंकि गांधी जी यहाँ पे ये शुरू किए, तो लंदन वो नहीं गए, उनकी तरफ से कांग्रेस नहीं गई प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। तो 1931 ईस्वी में इंग्लैंड का उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था पामस्टर्न, रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है ना। इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था पीएम ऑफ इंग्लैंड, पीएम ऑफ इंग्लैंड, पीएम ऑफ इंग्लैंड हुआ करता था रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड। इसने इरविन से पूछा, क्योंकि इरविन उस समय भारत का वायसराय था, तो पीएम ऑफ इंग्लैंड ने पूछा कि ये गांधी ओंधी इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों नहीं आई लंदन भाग लेने। उसने बोला सर गांधी एक अपना आंदोलन चलाया हुआ इसलिए। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा तुरंत गांधी से समझौता करो और उसको इंग्लैंड भेजो। तो गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, जो कि हुआ 1931 ईस्वी में, जिसे आप दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता भी कहते हैं, ठीक है ना, दिल्ली समझौता। इस दिल्ली समझौते के अंतर्गत गांधी जी ने अपना ये दांडी मार्च, अब गांधी जी अपना यहां खत्म कर चुके थे, उस समय गांधी जी चला रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब गांधी जी चला चुके थे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक करके, क्योंकि ये इन्होंने शुरू कर दिया था 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना, उसको रोक करके गांधी जी कहां पहुंचे, इंग्लैंड पहुंचे। इंग्लैंड में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इस रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी, मतलब जातिगत आधार पे चुनाव की घोषणा की। तो गांधी जी बोले कि ये जो तुमने सांप्रदायिक पंचायत, इंग्लिश में इसको बोलेंगे कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, हम ये बात करने थोड़ी आए थे अपना आंदोलन रोक करके, हमें आजादी चाहिए, हम आजादी के मुद्दे पे बात करने आए हैं। तो रैमजे मैकडोनाल्ड को बात करो चाहे मत करो, भागो यहां से, हम तो जो करना चाह रहे हैं वो कर दिए। तो गांधी जी वहां से वापस इंडिया आए और अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। तो 1931 ईस्वी में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, इसको आप आरटीसी लिख लो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिस 1931 में जब गांधी जी लंदन पहुंचे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। तो ये अच्छा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले 2 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति का नाम है तेज बहादुर सप्रू, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, प्लस अंबेडकर जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, ये लोग तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है ना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है ना। कम्युनल अवार्ड से अंबेडकर जी को लगा कि ठीक है। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद जब ये आपके लौटे, कौन, गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद आए, तो भारत में वायसराय हुआ करता था लिनली थगो, अब इरविन हट गया था। उसने 1932 ईस्वी में पूना में गांधी जी को यरवदा जेल में उठा करके बंद कर दिया, पूना के यरवदा जेल में बंद। कौन, गांधी जी। गांधी जी पूना के यरवदा जेल में अब बंद हो चुके थे। गोलमेज सम्मेलन से लौट के आए थे अंबेडकर जी। अंबेडकर जी ने कम्युनल अवार्ड का समर्थन कर दिया, जातिगत चुनाव का। तो इस बात से गांधी जी जेल में खफा हो गए अंबेडकर जी से, ठीक है ना, गांधी जी से खफा हो गए। फिर गांधी जी खफा हुए, तो गांधी जी अब
जेल में अनशन पे बैठ गए कि कम्युनल अवार्ड की बात क्यों मानी जा रही है, अंबेडकर क्यों उसके पक्ष में है। फिर गांधी जी भोजन पानी छोड़ दिए, इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तब मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू जी के समझाने पर, मालवीय जी के समझाने पर अंबेडकर जी पूना के यरवदा जेल में गए। गांधी जी प्लस अंबेडकर जी के बीच में वहां पे समझौता हुआ, अंबेडकर जी के बीच में समझौता हुआ, जिस समझौते को हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। पूना पैक्ट जो हुआ आपके 1932 में। कब हुआ? 1932 में पूना पैक्ट, ठीक है ना। उसके बाद पूना पैक्ट हुआ 1932। अब यहां पे इसको हम रोक दे रहे हैं, ठीक है ना। अब एक एक्स्ट्रा क्लास और लेना पड़ेगा क्योंकि 2:54 हो गया। अब कल इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ रोक दे रहे हैं। एक लड़का सुनील कुमार लिख रहा है, सर आप कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं करते? मेरे दो मुंह है क्या? लगातार तो बिना सांस लिए लगभग बोले जा रहा हूं, दूसरे कहां से मैं अब दूसरा बोलना शुरू करूं? तुमको लगता है मुझसे इसमें हर स्टूडेंट बात करना चाहता है? समझ रहे हो ना? पागल टाइप का। अब जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे उसी में सुनील कुमार, हाँ सुनील कुमार, पागल हो क्या यार? गजब टाइप के इंसान हो। मेरा मुंह 1 मिनट के लिए भी रुका है कि मैंने ऐसे लंबी सांस तक लेने का समय नहीं लिया? और उसमें तुम कह रहे हो कमेंट का जवाब नहीं देते। पगला जाते हैं ससुरे सब कुछ कुछ। बट हमको ये सब ठीक नहीं लगता। हम अपने फ्लो में रहते हैं, समझाते हैं, और हमको लगता है हम अपना जो काम, मेन काम है वो कर रहे हैं। अभी देखो, कल एक लोग कह रहे थे सर कोई टीचर एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेता, आज ले रहा हूं एक्स्ट्रा क्लास, कल फिर लूंगा एक्स्ट्रा क्लास। अब बताओ कैसे लूं? अच्छा हाँ, एक चीज मैं आपको और बताऊं, कल मैं ये क्लास सुबह में शेड्यूल करवाऊंगा। कल सुबह में, कल 2 बजे दोपहर में ये क्लास नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज कल सुबह 7-8 बजे एक बार अपना शेड्यूल चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अब हमको कल 1932 से आगे बढ़ाना है। कल सुबह मुझे लगता है 9 बजे या 10 बजे ये क्लास शेड्यूल रहेगी, 9:15 या 10 बजे के आसपास। प्लीज कर लीजिएगा। 8 AM पे नहीं कर सकते, रीजन है 8 AM पे नहीं कर सकते। 8 बजे हम यूट्यूब पे लाइव होते हैं। और हाँ, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 9 या 10 बजे करेंगे, आधे घंटे की कल क्लास एक्स्ट्रा होगी, ठीक है। चलिए, अरे यार एक दिन आधे घंटे पढ़ लेना। एक लोग लिख रहे हैं कि सर 9 बजे स्वाति मैम की क्लास है, मैथ की क्लास है, एक दिन आधा घंटा हमको दे दो, तुम्हारे लिए हम एक्स्ट्रा समय निकाल रहे हैं, आप भी तो हमें आधा घंटा दे सकते हो यार, ठीक है ना। हाँ, तो मैं कल लूंगा क्लास। अब जो लोग मान लो नहीं आ पाएंगे वो बाद में रिकॉर्डेड देख लेना, और क्या कह सकता हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। कल आधे घंटे ये क्लास और चलेगी।